नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, क्या हो अगर आपको आधी रात को अपने सबसे अच्छे दोस्त से एक मैसेज मिले जिसमें लिखा हो, मैं मर चुका हूं, मेरी मदद करो। आप क्या करेंगे? क्या आप समझेंगे कि ये बस कोई मजाक है, या फिर आप इस मैसेज की सच्चाई जानने के लिए उसके घर जाएंगे? इस कहानी में ऐसा ही कुछ हुआ अभय के साथ, लेकिन जब वो अपने दोस्त समीर के घर पहुंचा तो जो उसने देखा वो किसी भी इंसान की रूह कंपा सकता था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके होश उड़ा देगी। तो लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी रहस्यमय यात्रा के लिए जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। रात का समय था, घड़ी की सुइयां 12:30 बजे का संकेत दे रही थी। अभय अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। केवल मोबाइल स्क्रीन की हल्की रोशनी थी जो उसकी आंखों पर पड़ रही थी। बाहर ठंडी हवा बह रही थी जिससे खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरा शांत था, बस कभी कभी सड़क से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। अभय एक सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ रहा था, तभी अचानक फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने ध्यान दिया, वह एक व्हाट्सएप मैसेज था। मैं मर चुका हूँ, मेरी मदद करो। मैसेज देखकर उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने तुरंत भेजने वाले का नाम देखा, समीर। समीर अभय का सबसे अच्छा दोस्त था। वे दोनों स्कूल के दिनों से साथ थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से समीर काफी अजीब व्यवहार कर रहा था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, अक्सर अकेला रहता था और जब भी अभय उससे मिलने की कोशिश करता तो वो कोई न कोई बहाना बनाकर बच जाता। अभय ने तुरंत समीर को कॉल किया। फोन बजा लेकिन किसी ने नहीं उठाया। उसने दोबारा कॉल किया, अब भी कोई जवाब नहीं। यह क्या मजाक है, अभय ने बड़बड़ाते हुए सोचा। उसने फिर से मैसेज पढ़ा, मैं मर चुका हूँ, मेरी मदद करो। अगर समीर सच में मुसीबत में है तो? ये विचार उसके दिमाग में आया और एक अजीब सी घबराहट उसके अंदर फैल गई। उसने तुरंत समीर का एड्रेस सोचा। समीर शहर के पुराने हिस्से में एक अपार्टमेंट में अकेला रहता था। वो जगह ज्यादा भीड़ भाड़ वाली नहीं थी और रात के इस वक्त वहां जाना थोड़ा डरावना लग सकता था, लेकिन अभय को इस बात की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से जैकेट पहनी, अपनी बाइक की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। रात पूरी तरह से शांत थी। सड़कें सुनसान पड़ी थीं। स्ट्रीट लाइटें धीमी रोशनी में जल रही थीं, लेकिन कई जगहों पर लाइटें खराब थीं, जिससे कुछ रास्ते और भी अंधेरे लग रहे थे। अभय बाइक चला रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब सा डर था। अगर समीर मजाक कर रहा है तो मैं उसकी अच्छी खबर लूंगा। अभय ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था, अगर समीर सच में मुसीबत में है तो? जब वो समीर के अपार्टमेंट की गली में पहुंचा तो वहां का माहौल और भी अजीब था। पुराने खंडहर जैसे मकान, टूटे फूटे गेट और पूरी तरह से अंधेरा। अभय ने अपनी बाइक स्टार्ट रहने दी और चारों ओर देखा। समीर के अपार्टमेंट की गली में गहरा सन्नाटा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट की हल्की टिमटिमाती रोशनी थी जो किसी भी पल बुझ सकती थी। ये जगह हमेशा से ही वीरान लगती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। एक अजीब सा डरावना माहौल, जैसे हवा में कोई अदृश्य ताकत घुली हो। उसने घर के बाहर से ही आवाज लगाई, समीर। उसने फिर दोबारा से आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब उसका धैर्य टूट रहा था। उसने बाइक बंद की और धीरे धीरे अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ने लगा। दरवाजा खुला था। अभय की धड़कन तेज हो गई। समीर हमेशा दरवाजा बंद रखता था, फिर आज ये यूं आधा खुला क्यों था? क्या समीर घर में है या कोई जबरदस्ती अंदर घुसा है? उसने धड़कते दिल से दरवाजे को हल्का धक्का दिया। दरवाजा चरमराती आवाज के साथ धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। हल्की ठंडी हवा कमरे से बाहर आ रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई न हो। अभय ने झिझकते हुए अपना मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। सफेद रोशनी ने समीर के कमरे को उजागर किया। कमरा अस्त व्यस्त था। टेबल पर रखे कागज फर्श पर बिखरे हुए थे। सोफे के कुशन जमीन पर पड़े थे और खिड़की का पर्दा आधा फटा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ घट चुका हो। पर असली झटका तब लगा जब उसकी नजर बिस्तर पर गई। बिस्तर पर कोई लेटा हुआ था। अभय का शरीर कांप उठा। उसकी टॉर्च की रोशनी उस व्यक्ति पर पड़ी। समीर बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था। उसकी आंखें छत की ओर खुली हुई थीं। चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा था, होंठ सूख चुके थे और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। क्या समीर सो रहा है या? अभय ने कांपते हुए कदम आगे बढ़ाए और धीरे से समीर के कंधे पर हाथ रखा। कोई हलचल नहीं। अब उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां समीर की नब्ज पर रखी। नब्ज नहीं चल रही थी। समीर मर चुका था।
अभय की टॉर्च गिर पड़ी और उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। लेकिन अगर समीर कई दिनों से मरा हुआ है तो उसने मुझे मैसेज कैसे भेजा? अचानक कमरे में हल्की हलचल हुई। पर्दा धीरे धीरे हिला, मानो कोई हल्की फुसफुसाहट कर रहा हो। अभय को महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं था। तभी अचानक कमरे के कोने में रखी अलमारी से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने डरते डरते टॉर्च उठाई और अलमारी की ओर रोशनी डाली। अलमारी का दरवाजा हल्का सा खुला था, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिखा। फिर अचानक समीर का मोबाइल बज उठा। तेज रिंगटोन ने कमरे के डरावने सन्नाटे को चीर दिया। अभय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से समीर के बिस्तर के पास रखे उसके फोन को उठाया। स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर की कॉल आ रही थी। इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? अभय ने धीरे से कॉल रिसीव की। कुछ सेकंड तक लाइन पर कोई आवाज नहीं आई। फिर एक धीमी भारी आवाज आई, तुम भी फंस चुके हो। अभय के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। खिड़की का पर्दा तेजी से हिलने लगा और दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। घबराहट में अभय के हाथ से फोन गिर चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची थी। फोन से आई वो रहस्यमयी आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, तुम भी फंस चुके हो। कमरे की लाइट झपकने लगी थी, जैसे कोई बिजली के तारों से खेल रहा हो। खिड़की के पर्दे बेतहाशा हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें झकझोर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज थी, दरवाजा अपने आप धीरे धीरे बंद हो रहा था। अभय का दिमाग सुन्न पड़ गया। यह हो क्या रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी। दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। अभय ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसने हैंडल जोर से घुमाया, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अब उसे एहसास हुआ वो कमरे में बंद हो चुका था। कोई है, दरवाजा खोलो, अभय ने जोर से चिल्लाया। पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अपार्टमेंट किसी डरावने सन्नाटे में डूब चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। नेटवर्क नहीं है। अभय के माथे पर पसीना आ गया। उसने दोबारा कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर केवल नो सिग्नल लिखा हुआ आ रहा था। अब क्या? उसने इधर उधर देखा। समीर का शव अब भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसकी आंखें अब भी छत की ओर खुली हुई थीं। कमरे में एक अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी, जैसे हवा भारी होती जा रही हो। फिर अचानक बिस्तर पर पड़ा समीर का हाथ हल्का सा हिला। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी आंखें जोर से झपकाईं। नहीं, ये मेरा भ्रम है, समीर मर चुका है। लेकिन फिर समीर का हाथ फिर से हिला और इस बार उसका सिर धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगा। अभय की घिघी बंद गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। समीर की बेजान आंखें अब अभय की ओर देख रही थीं। और फिर समीर के होठों से एक फटी फटी सी आवाज निकली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभय ने चीखते हुए खुद को पीछे धकेला और अलमारी से टकरा गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह सच में हो रहा है। समीर की लाश अब भी हिल रही थी। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घुमा रही हो। भगवान के लिए रुक जाओ, अभय चीखा। लेकिन समीर अब धीरे धीरे उठ रहा था। उसकी हरकतें अस्वाभाविक थीं, जैसे कोई कठपुतली को डोर से खींच रहा हो। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खुद को दरवाजे की ओर घसीटा और हैंडल पकड़कर जोर से खींचा। दरवाजा अब भी नहीं खुला। छोड़ दो मुझे, उसने जोर से चिल्लाया। और तभी एक झटके में कमरे की सारी लाइटें बंद हो गईं। पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। अंधेरा घना था। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, नहीं कोई हलचल। बस अभय की तेज सांसों की आवाज और दिल की धड़कनें इस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। लेकिन तभी उसके कंधे पर किसी का ठंडा हाथ पड़ा। अभय के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत छिन गई हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभय का पूरा शरीर कांप रहा था। नहीं, ये मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। पर तभी कमरे के कोने में हल्की सी हलचल हुई। अभय की सांसें तेज हो गईं। उसने धीरे धीरे मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कांपते हाथों से उसे कोने की ओर घुमाया। टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। अभय के हाथ से मोबाइल गिरने ही वाला था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। परछाई धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। और फिर परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। अभय के मुंह से हल्की चीख निकल गई। अब परछाई दीवार से अलग होकर जमीन पर आ गई थी। उसकी आकृति अजीब थी। लंबे हाथ, टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां और सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा था।
परछाई अचानक दीवार से अलग होकर अभय की ओर बढ़ने लगी। अब उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा कि वो किसी भी पल बेहोश हो जाएगा। दूर रहो, अभय ने जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा। लेकिन परछाई अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। अभय ने घबराहट में बिस्तर के पास पड़ी टॉर्च उठाई और परछाई पर रोशनी डाल दी। जैसे ही रोशनी परछाई पर पड़ी, वो तेजी से सिकुड़ने लगी और एक भयानक चीख के साथ हवा में घुल गई। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। अभय ने तेजी से अपने सीने पर हाथ रखा। उसकी सांसें अब भी तेज थीं। यह सब क्या था? क्या मैंने सच में एक परछाई को चलते देखा? लेकिन उसे ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि तभी समीर की लाश जोर से हिली और बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। अभय की आंखें डर से फटी रह गईं। समीर की लाश अब भी जड़ थी, लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। एक धीमी फटी फटी आवाज निकली, अभय भाग जाओ। अभय के होश उड़ गए, लेकिन भागे कहाँ? दरवाजा अब भी बंद था। खिड़की पर मोटी ग्रिल लगी थी। और फिर कमरे के बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कदम बहुत धीमे और भारी थे, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति वहां चल रहा हो। आहट धीरे धीरे दरवाजे के करीब आ रही थी। अभय की आंखें दरवाजे पर टिक गईं। अचानक दरवाजे के नीचे से एक अजीब सी परछाई अंदर आने लगी। अभय के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। अभय अब बुरी तरह से फंस चुका था। क्या दरवाजे के बाहर कोई था, या ये भी कोई छाया थी? अंदर फंसे अभय के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो दरवाजा खोले और देखे कि बाहर कौन है, या फिर एक छुपने की जगह ढूंढे। लेकिन समय कम था, क्योंकि दस्तक अब और तेज हो गई थी। और फिर दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अभय का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि उसकी धड़कनों की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही है। यह कौन हो सकता है? उसकी आंखें दरवाजे की दरार पर टिक गईं। बाहर का गलियारा घने अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाजा पूरी तरह खुलते ही गलियारे की ठंडी हवा कमरे के भीतर घुसने लगी, पर वहां कोई नहीं था। अभय ने अपनी सांसें रोकी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे दरवाजे के पास गया, बाहर देखने के लिए। जैसे ही उसने सिर आगे बढ़ाया, धड़ाम, कमरे की खिड़की के कांच अचानक जोर से हिलने लगे, मानो किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। खिड़की के बाहर से किसी के खरोंचने की आवाज आई। अभय ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। उसकी टॉर्च की रोशनी वहां पड़ी, लेकिन बाहर घना अंधेरा था। और फिर खिड़की के पार एक चेहरा दिखाई दिया। अभय का पूरा शरीर जम गया। वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था। आंखें बिल्कुल सफेद, चेहरा झुलसा हुआ और मुंह से काले रंग की कोई गाढ़ी तरल पदार्थ टपक रही थी। अभय को लगा कि उसकी चीख निकल जाएगी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो चेहरा खिड़की के बाहर से उसे घूर रहा था। फिर अचानक वो आकृति हिलने लगी। उसके हाथों की हड्डियां चरमराने लगीं, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी पुरानी टूटी हुई कठपुतली की तरह था। अभय को वहां ज्यादा देर खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई। वो झटके से पीछे हटा और फिर दरवाजे के बाहर की ओर देखा। गलियारे में अब भी कोई नहीं था, लेकिन नीचे के फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मम्मी मुझे बचाओ। अभय का पूरा शरीर कांप गया। नीचे कौन हो सकता है? क्या कोई और भी इस अपार्टमेंट में फंसा हुआ है? लेकिन अभय को इस आवाज में कुछ अजीब लगा। आवाज में कुछ अलग था, जैसे वो आवाज बहुत पुरानी हो, किसी टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह। फिर नीचे से एक और आवाज आई, किसी के तेजी से सीढ़ियां चढ़ने की। धप 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 धप। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई बहुत तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। अभय ने अपनी टॉर्च गलियारे की सीढ़ियों की ओर डाली, लेकिन नीचे घना अंधेरा था। पर उस अंधेरे में कोई खड़ा था। एक लंबी काली आकृति सीढ़ियों के मोड़ पर खड़ी थी। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी गर्दन एक अस्वाभाविक कोण पर झुकी हुई थी। अभय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आकृति जोर से झटके के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगी। धप धप धप। अभय ने दरवाजा पकड़कर जोर से धक्का दिया और उसे तेजी से बंद कर लिया। लेकिन दरवाजा बंद होते ही कमरे में कोई हंसने लगा। अभय का पूरा शरीर सुन्न हो गया। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हंसी की आवाज अब भी कमरे में गूंज रही थी। अभय ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। समीर की लाश अब बिस्तर पर नहीं थी। अब वो दीवार के एक कोने में खड़ा था और उसका सिर धीरे धीरे हिल रहा था। फिर उसके मुंह से वही आवाज आई जो उसने फोन पर सुनी थी, तुम भी फंस चुके हो। और तभी दरवाजे के बाहर कोई जोर से चीखने लगा। बाहर की चीख इतनी भयानक थी कि अभय के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द से तड़प रहा हो, जैसे किसी को जबरदस्ती घसीटा जा रहा हो। बचाओ,
कोई मुझे बचाओ। ये आवाज किसी औरत की थी। अभय की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। धड़ाम धड़ाम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अभय बुरी तरह घबरा गया। उसने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया ताकि वो खुल न सके, लेकिन फिर दरवाजे के नीचे से किसी की उंगलियां अंदर घुसने लगी। सड़ी गली काली उंगलियां जिनके नाखून बहुत लंबे थे। अभय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे के कोने से फिर से वही आवाज आई, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अभय ने कांपते हुए उधर देखा। दीवार के कोने में समीर खड़ा था, पर यह समीर नहीं था। अब उसका शरीर भयानक रूप से विकृत हो चुका था। उसकी गर्दन एक अजीब कोण पर झुकी थी, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थीं और उसका मुंह इतना चौड़ा हो चुका था कि किसी इंसान के लिए ऐसा संभव ही नहीं था। अभय की आंखें डर से फटी रह गईं। समीर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। तुम सच जानना चाहते हो ना? अभय के होंठ सूख चुके थे। कैसा सच? उसने कांपती आवाज में पूछा। समीर एक पल के लिए रुका, फिर उसने अचानक अपनी उंगली से दीवार की ओर इशारा किया। अभय ने देखा, दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। यह खून से लिखा गया था, जो यहाँ आएगा वो कभी वापस नहीं जा पाएगा। अभय के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। यह सब क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाया। तुम सच जानना चाहते हो तो नीचे जाओ। समीर की फटी फटी आवाज आई। अभय ने उसकी ओर देखा। नीचे? समीर ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और दरवाजे की ओर इशारा किया। अब दरवाजे के नीचे की उंगलियां गायब हो चुकी थीं। बाहर फिर से शांति थी, पर अभय को यकीन नहीं था। अगर मैं नीचे गया तो क्या मैं बच पाऊंगा? समीर हल्के से मुस्कुराया। अगर तुम यहाँ रुके तो जरूर मर जाओगे, अगर नीचे गए तो शायद बच सकोगे। अभय के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। बाहर का गलियारा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अब वहां कोई परछाई नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी, बस सन्नाटा था। अभय ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। सीढ़ियों के नीचे अंधेरा और भी गहरा था, पर अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसी पल नीचे से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। अभय का दिल जोर से धड़क उठा। बच्चा? इस वीरान इमारत में बच्चा क्या कर रहा है? लेकिन ये कोई आम रोने की आवाज नहीं थी। इसमें दर्द था और डर भी। अभय का गला सूख गया, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने पहला कदम नीचे रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे वो नीचे उतर रहा था, रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। और फिर जब वो अंतिम सीढ़ी पर पहुंचा, रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। पूरी इमारत में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अभय ने अपने चारों ओर देखा। नीचे एक लंबा अंधेरा गलियारा था और उस गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। दरवाजे पर एक पुराना जंग लगा ताला था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, दरवाजे के नीचे से हल्की हल्की लाल रोशनी झांक रही थी। अभय ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय ने डर के मारे जोर से चीख मारी और झटके से पलटा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अब दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर गहरा अंधेरा था और जैसे ही दरवाजा पूरी तरह खुला, उस अंधेरे में से दो सफेद चमकती आंखें दिखाई दी। अभय का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कि पूरी इमारत उसकी धड़कनों की आवाज से गूंज रही है। उसके हाथों में पसीने की बूंदें गिरी और उसे लगा जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा जम गया हो। दरवाजा अब पूरी तरह से खुल चुका था और भीतर से हल्की रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। अंधेरे में से दो सफेद चमकती आंखें उसके सामने थीं। अभय ने अपनी टॉर्च की रोशनी को और ज्यादा बढ़ाया और उन आंखों को देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रोशनी की दिशा बदली, वो आकृति गायब हो गई। क्या ये सच है? वह बड़बड़ाया। वो कुछ देर तक खड़ा रहा, गहरी सांसें लेते हुए। वो जानता था कि अगर वो इस दरवाजे के अंदर गया तो वो कभी वापस नहीं लौट सकता, लेकिन उसे ये भी पता था कि अगर वो यहाँ से वापस चला गया तो वो कभी उस रहस्य से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने खुद को मजबूर किया और धीरे धीरे दरवाजे के भीतर कदम रखा। अंधेरे के उस रास्ते में एक हल्का सा धुआं था और हवा में एक गहरी सी सड़े हुए घास जैसी गंध थी। अभय ने महसूस किया कि जैसे ही वो अंदर बढ़ा, एक अजीब सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। आओ आओ। ये आवाज धीमी और खौफनाक थी, मानो कोई बेहद पुरानी आत्मा उसे पुकार रही हो। उसने अपने कदम तेज किए और रास्ते के अंत में खड़ी एक विशाल लकड़ी की दीवार को देखा। उस दीवार पर काले रंग की अजीब सी लकीरें खिंची हुई थीं, जैसे किसी ने उसे खून से लिखा हो। यह क्या है?
अभय ने धीरे से कहा और दीवार के पास जाकर उन लकीरों को ध्यान से देखा। हर लकीर मानो किसी बड़े रहस्य को छुपाए हुए थी। दीवार के बीच में एक गोल आकार था, जैसे कोई पुरानी कुंजी हो। अभय ने हल्का सा दबाव दिया और तभी, क्या तुम तैयार हो? वही खौफनाक आवाज फिर से गूंज उठी। अभय ने डरते हुए एक कदम और बढ़ाया और वो गोल आकार के बटन को दबाया। हड़बड़ी में दीवार एक साइड में खिसक गई। अभय के सामने एक विशाल कक्ष था, जिसमें पुरानी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब सी गुदाई हुई थी। कमरे में एक ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर से किसी के गुस्से भरे फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। अभय ने कमरे के अंदर कदम रखा। सामने एक पुरानी सी पत्थर की वेदी थी, जिस पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। किताब के कवर पर खून से कुछ लिखा हुआ था। अभय की आंखें चौड़ी हो गईं। किताब की ओर बढ़ते हुए उसने धीरे से उसका कवर खोला। उसके भीतर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन ये बहुत पुराना और फीका हो चुका था। किताब का हर पन्ना पुराना था और उसमें खौफनाक चित्र बने हुए थे। जैसे ही अभय ने एक पन्ना पलटा, उसने देखा कि उसमें एक व्यक्ति की तस्वीर थी। वो व्यक्ति समीर से मिलता जुलता था, लेकिन इस तस्वीर में उसकी आंखें जल रही थीं और चेहरा विकृत था। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है? समीर यहाँ कैसे आ सकता है? इसी पल कमरे का तापमान अचानक गिर गया और किताब से एक जोर की चमक निकलने लगी। अभय ने किताब को जल्दी से बंद किया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से देख रहा था। उसने धीरे से सिर घुमा दिया और देखा, कमरे के दूसरे कोने में समीर खड़ा था, लेकिन अब वो जीवित नहीं था। उसकी त्वचा पूरी तरह से झुलसी हुई थी और उसकी आंखों में हल्की सी लालिमा थी। उसकी मुस्कान भी अजीब सी थी, जैसे वो अभय से कुछ छुपा रहा हो। तुम अब कभी नहीं जा पाओगे, समीर की आवाज आई। अभय डर के मारे थरथराने लगा। वो जितनी देर वहां खड़ा रहा, समीर उतना ही पास आता गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं और उसकी मुस्कान एक भयानक राक्षस जैसी दिख रही थी। अभय ने झटके से कदम पीछे खींचे और अपने पीछे दीवार को देखा। दीवार अब पूरी तरह बंद हो चुकी थी। अभय को अब एहसास हुआ कि वो फंस चुका था। यह सब एक जाल था। लेकिन तभी एक तेज धमाके की आवाज आई और समीर अचानक हवा में उड़ने लगा। उसके शरीर की स्थिति असामान्य हो चुकी थी और वो धीरे धीरे कमरे के बीच में एक काले घेरे की ओर खींचा जा रहा था। समीर अब पूरी तरह से हवा में तैरता हुआ काले घेरे के बीच में घिर चुका था। उसकी आंखों में एक असाधारण लाल चमक थी और उसका शरीर बिना किसी नियंत्रण के इधर उधर झूल रहा था। वह पूरी तरह से विकृत हो चुका था, मानो किसी अन्य आयाम से आया हो। अभय का दिल एक बार फिर जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वो भी समीर की तरह इस काले घेरे का हिस्सा बन जाएगा और फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। यह क्या है? अभय बुदबुदाया। काले घेरे के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी, जो उसकी शरीर की हड्डियों तक में समा रही थी। उसके अंदर एक गहरी सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने समीर था, जो अब धीरे धीरे उस घेरे के भीतर समा रहा था और उसकी आवाज में अब कोई इंसानियत नहीं बची थी। तुम जैसे ही इस घेरे का हिस्सा बनोगे, तुम और मैं एक हो जाएंगे। समीर की आवाज अब एकदम भयानक हो गई। ये आवाज अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक दैवीय शक्ति की तरह गूंज रही थी। अभय ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे यकीन था कि इस जाल से निकलने का कोई रास्ता जरूर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से शुरू करे। फिर अचानक उसे वही पुरानी किताब याद आई, जिसे उसने कमरे में देखा था। उसने लपक कर वो किताब उठा ली। अभय ने बिना सोचे समझे किताब को अपनी टॉर्च के नीचे रखा और पन्नों को तेजी से पलटने लगा। क्या ये वही किताब है जो समीर को इस स्थिति में लाने का कारण बनी? फिर एक पन्ने पर उसने एक विशेष संकेत देखा जो उसे पहले नहीं दिखा था। पन्ने पर एक पुरानी रचना थी, जिसमें लिखा था, जो काले घेरे में घिर जाए उसे बाहर निकलने के लिए आत्मा की बलि देनी होती है। आत्मा की बलि? अभय ने चौंकते हुए ये शब्द दोहराए। उसके दिमाग में विचारों की एक लहर दौड़ी। अगर समीर इस घेरे में फंसा हुआ है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो उस रहस्यमयी बलि का हिस्सा बन चुका था जो इस जगह को नियंत्रित करती थी। अब वही बलि अभय को देनी थी अगर वो जीवित रहना चाहता था। तभी अचानक समीर की आवाज सुनाई दी, भाग जाओ अभय, तुम कुछ नहीं कर सकते। अभय ने किताब को एक बार फिर से खोला। वो जानता था कि इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता जरूर इस किताब में ही कहीं छिपा है। अचानक कमरे में चारों ओर हल्की सी चमक फैलने लगी। समीर की घबराई हुई चीखें गूंजने लगी। नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये तुम्हारा अंत है। समीर की आवाज अब और भी खौफनाक हो गई। अभय ने डर को खुद पर हावी होने का मौका नहीं दिया। उसकी आंखों में अब पूरी दृढ़ता थी। वह धीरे धीरे काले घेरे के पास पहुंचा
और अपने शरीर को पूरी तरह से एकाग्र किया। लेकिन तभी अभय ने एक अजीब सा फैसला लिया। उसकी नजरें किताब पर थीं और उसने खुद से कहा, अगर समीर की आत्मा इस किताब से बंधी हुई है तो इसे जलाना ही सबसे सही रास्ता होगा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और किताब को अपने हाथों में पकड़ा। ये तुम्हारा अंत है समीर, अभय चिल्लाया और किताब में आग लगा दी। किताब के पन्ने जलने लगे और जैसे ही आग ने पूरी किताब को अपने में समेट लिया, कमरे के चारों ओर से अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। समीर के विकृत रूप की घबराई हुई आवाज अब पूरी तरह से बदल गई। तुमने क्या किया? समीर की आवाज अब अराजकता में बदल गई, जैसे कोई भयंकर तूफान उठ रहा हो। लेकिन अभय ने अपनी आंखों में एक ठंडी शांति बनाए रखी और किताब को जलते हुए देखता रहा। जैसे जैसे किताब जलती गई, समीर की विकृत छाया का आकार और भी बिगड़ने लगा और काले घेरे का प्रभाव कम होता चला गया। अचानक समीर की घबराई हुई आवाज पूरी तरह से गायब हो गई। किताब की जलती हुई राख में समीर की आत्मा भी समा गई। अभय ने देखा कि काले घेरे की घेराबंदी अब समाप्त हो चुकी थी और समीर का विकृत रूप पूरी तरह से धुंधला पड़ा था। अभय ने राहत की सांस ली और कमरे में चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था, जैसे कोई बुराई अब यहाँ नहीं थी। अभय ने धीरे धीरे काले घेरे से बाहर कदम रखा। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। समीर की विकृत आवाज अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। अभय का दिल हल्का महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चिंता और थकान थी। उसने पूरी रात इस रहस्य से जूझते हुए बिताई थी और अब वो बाहर निकल चुका था। लेकिन एक विचार लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था, क्या समीर की आत्मा सच में खत्म हो गई थी? क्या वो इस किताब के जलने से मुक्त हो गया था? अभय की नजरें अब समीर के कमरे की ओर मुड़ी। वो कमरे की ओर बढ़ते हुए सोच रहा था कि वो समीर के विकृत रूप को फिर से देखेगा या कुछ और। जब वो कमरे के पास पहुंचा तो उसकी उम्मीदें लगभग टूट सी गईं। क्या अब भी वो वही है? वो कमरे में घुसा और अपनी आंखें बंद की। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो समीर की लाश वही पड़ी थी जो उसने पहले देखी थी। समीर का शरीर अब पूरी तरह से सड़ चुका था। उसकी त्वचा बुरी तरह से झड़ चुकी थी और कमरे में अजीब सी दुर्गंध फैल रही थी। अभय ने एक गहरी सांस ली। इस दृश्य ने उसे फिर से विचलित कर दिया। अब वो ये समझ चुका था कि समीर की मौत असामान्य थी। यह उसके भीतर गहरे घाव छोड़ गई थी। अभय ने कमरे में हर तरफ देखा और फिर उसने अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक बहुत ही अजीब घटना की सूचना देनी है। कुछ समय बाद पुलिस आई और उन्होंने समीर की लाश को बरामद किया। अभय ने उन्हें पूरी कहानी बताई, लेकिन वो जानता था कि इस कहानी को कोई विश्वास नहीं करेगा। पुलिस ने उसकी बातों को संजीदगी से लिया, लेकिन इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। ये कोई सामान्य हत्या नहीं है, यह आत्महत्या भी नहीं हो सकती, पुलिस अफसर ने कहा। समीर की लाश को पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया। अभय ने पुलिस से अनुरोध किया कि समीर के अंतिम संस्कार में कोई कमी न छोड़ी जाए ताकि उसका आत्मा शांति पा सके। वो समीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ और उसने मन ही मन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसे ये एहसास हुआ कि समीर अब इस दुनिया से चला गया था और शायद वो अपनी जिंदगियों से जुड़ी समस्याओं और दोषों को अब छोड़ चुका था। अंत में अभय ने आखिरी बार समीर की राख पर एक नजर डाली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो जानता था कि अब इस रहस्य का कोई हिस्सा नहीं बचा था और समीर की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। अभय अब इस भूतिया काले रहस्य से बाहर था। वो शांति से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चुका था, लेकिन उसका मन कभी नहीं भूल पाएगा कि वो अंधेरे और डर के किस घेरे में था। वो आगे बढ़ेगा, लेकिन समीर का रहस्य हमेशा उसके भीतर एक सवाल बना रहेगा। तो दोस्तों, ये थी समीर और अभय की रहस्यमयी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने हमें ये सिखाया कि हर रहस्य को टटोलना जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे अगर बंद हैं तो उन्हें बंद ही रहने देना चाहिए। समीर ने सिर्फ एक पुरानी किताब को पढ़कर अपने भाग्य को बदलने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि ये किताब उसे इस दुनिया से ही मिटा देगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव हुआ होता तो आप क्या करते। मैं फिर मिलूंगा एक और डरावनी रहस्यमयी कहानी के साथ।